चलो जा चुका है, इसका मतलब वर्क इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन। अंशु प्रिया खा रही है खाना, और इसमें खाती है, ये हैबिट है, और इसमें क्या है, वर्क इज गोइंग ऑन। इसमें क्या स्टेटस होता है, बोलो वर्क का, गोइंग ऑन, वर्क गोइंग ऑन। अंशु प्रिया खाना खा चुकी है, रिया जाके मिल लो, खा चुकी है खाना। वर्क हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली, अभी अभी तो समाप्त हुआ है। सो वर्क हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली, वर्क इज कंप्लीटेड। ध्यान दो, जा चुका है तो इसकी हेल्पिंग वर्क क्या है, हैज हैव है, तो हेल्पिंग वर्क हैज हैव लगता है आई यू और प्लूरल के साथ, और हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, सही है। जैसे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ध्यान दें, तो आई के साथ मैं जा चुका हूं, बोलो आई हैव गॉन, तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन, वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन, लड़के जा चुके हैं, बॉयज हैव गॉन। इतनी बात समझ आ गई, वह जा चुका है, he has gone, लड़की जा चुकी है, ओके ना। अगर वह जा चुकी है तो she has gone, she has gone। राम जा चुका है, राम has gone। तो अगर एक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, तीन चीज तुमको बताना है, चिड़िया नहीं उड़ चुकी है, चिड़िया नहीं उड़ती है, चिड़िया नहीं उड़ रही है। चिड़िया नहीं उड़ चुकी है, चिड़िया नहीं उड़ती है, बर्ड डजंट फ्लाई, चिड़िया नहीं उड़ रही है, बर्ड इज, ठीक है। क्या चिड़िया नहीं उड़ चुकी है, बहुत अच्छा बता रही, तुम भी बोलो। Has the bird, ये ठीक बता रही। फ्लाई फ्लू फ्लोन, इन्होंने फ्लोन पकड़ लिया क्योंकि वहां थर्ड फॉर्म लिखी है, ये वेरी स्ट्रिक्ट टू डिसिप्लिन। क्या चिड़िया नहीं उड़ चुकी है, Has the bird, चिड़िया कहाँ नहीं उड़ चुकी है, दस कहाँ से आ गया, उधार लेने जाओगे चीनी चाय पत्ती, तब चाय पत्ती पिलाओगे। जिस टेंस में हो अपने घर में, इसको कहते हैं कि सोवरेनिटी तो उठाए कुछ तुम्हारी की नहीं, उससे तुम लेके 10 लगा दोगे, 30 लगा दोगे, अपना दीन ईमान रखो। चिड़िया कहाँ नहीं उड़ चुकी है, नॉट, नहीं लगा सकते। जो साइन ऑफ निगेशन है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही है। हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं, ये जो ये फ्लुएंट वाली होती है ना, वो चलन में आ जाती है। जैसे चर्चिल ने बहुत सारी इंग्लिश चलन में ला दी, और वो सब ग्रामर के खिलाफ, लेकिन वो चलती नहीं है। जब ग्रामर में आप लिखेंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश समझ आ गई कि नहीं। चिड़िया कहाँ नहीं उड़ चुकी है, उड़ चुकी है, चिड़िया कहाँ नहीं उड़ती है, क्यों, कहाँ से आ गई चिड़िया, नहीं उड़ती है, चिड़िया कहाँ नहीं उड़ रही है, कहाँ नहीं उड़ रही है, बोलो। चलो 4 चीज हो गई। इन्होंने बता दिया कि पहली बात बताई
कि वेयर हैज द बर्ड नॉट फ्लोन, तो चिड़िया नदी में नहीं उड़ चुकी है। चिड़िया कहाँ नहीं उड़ चुकी? और वेयर डज द बर्ड नॉट फ्लाई, चिड़िया कहाँ नहीं उड़ती है? तो चिड़िया जमीन में नहीं उड़ती है। बच्चों से पूछा जाता है ना चिड़िया कहाँ नहीं उड़ती है, तो बोलेंगे सर जमीन में नहीं उड़ती है। अच्छा, वेयर डज और वेयर इज द, इस सेंटेंस को पूरा करो अंशु प्रिया। वेयर इज, बर्ड नॉट फ्लाइंग। इन्होंने किन चीजों पे ध्यान दिया? एक तो वर्ब की फॉर्म पे ध्यान दिया और एक इज। ये ध्यान दीजिए, दीज आर ओनली कंकरेंट। यहाँ डज है और फ्लाई और फ्लोन है तो है, इन्हीं का तो एग्रीमेंट है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसलिए हमें किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाना है, इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहते हैं, जो आने वाला है। अभी हम और बताएंगे उसके बारे में। थोड़ा सब्जेक्ट पढ़ लें, फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ेंगे। एग्रीमेंट बोले कॉनकॉर्ड, ठीक है। चौथी चीज देखो, अब यहां पर देखो, 2 घंटे से खा रहा है या उड़ रही है। चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है, दैट इज हैज बीन और हैव बीन। इसमें वर्ब की अर्चिता कौन सी फॉर्म आती है? तुमको ज्यादा हंसी आ रही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान दीजिए, इसमें सिंस फॉर लगता है, सिंस फॉर जरूर लगेगा। इसमें समय अवश्य दिया रहता है और क्या लगता है? सिंस फॉर, समय जरूर दिया रहता है। इसका नाम क्या है बोलिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये कौन सा टेंस है बोलिए? परफेक्ट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस फॉर लगता है, क्या क्या लगेगा? सिंस फॉर। सिंस किसके लिए लगेगा और फॉर किसके लिए लगेगा? सिंस इज फॉर डेफिनिट टाइम, निश्चित समय के लिए, और फॉर किसके लिए? इनडेफिनिट टाइम, दैट इज अनिश्चित समय के लिए। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खा रहा है, तो फॉर 2 आवर्स। 2 वीक्स, 2 हफ्ते से खा रहा है। 2 मंथ्स, 2 महीने से खा रहा है। 2 ईयर्स, 2 साल से खा रहा है। इस तरीके से, ठीक है। सिंस से क्या कहेगा? सिंस 2 o'clock, 2 o'clock से खा रहा है। सिंस मॉर्निंग भी हो सकता है, या सिंस इवनिंग भी हो सकता है। सिंस संडे भी हो सकता है। सिंस 5th जनवरी भी हो सकता है, और सिंस 1979 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीजें हो गई हैं। चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है ताशी। बोलो, ये ज्यादा अच्छा होगा। इन्होंने हैज बीन क्यों चुना? जो ये मतलब इट इज, मतलब आपकी तारीफ हो रही है। सो हैज बीन ही क्यों चुना? क्योंकि इनको मालूम है कि सिंगुलर के लिए क्या लगता है, और हैव बीन किसके लिए? आई यू प्लूरल। सो इट वाज ए कॉम्प्लीमेंट गिवन टू यू। चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है। So the bird has been flying. The bird has been. अगर तुम जानती हो तो द लगा देना, और नहीं जानती हो तो बर्ड। चिड़िया को अगर मान लो तुम नहीं जानती हो, उसका नाम गौरी है, तो बर्ड लगा देना। मतलब वो अगर वो डिटरमाइनर है, तुमने चिड़िया को लॉक कर दिया, उसके बारे में 2-4 बातें भी जानती हो, तभी द लगाना। There was a king, the king had 3 queens. हमें मालूम है उसके 3 रानियां थी, तब द लगाया, उसमें लॉक किया। समझ आई बात? वो डिटरमाइनर है। बर्ड हैज, हाँ आगे क्या क्या बताया आपने? For 2 hours. एक और बता दो, चिड़िया 2 बजे से कहाँ नहीं उड़ रही है?
ओके, बहुत अच्छा बताया। अमन आप भी बताइए, चिड़िया 2 बजे से कहाँ नहीं उड़ रही? बोलो, आप भी बोलो। Where has been the bird ये ज्यादा not अच्छा, आप भी बोलो। flying? एक इसमें से एक कोई बता लेगा, देख लेना आप लोग। हाँ सही, चिड़िया 2 बजे से कहाँ नहीं उड़ रही? बोलो। हाँ बोलो। तो बिल्कुल सब चीज की पोजीशन जानती है, बहुत अच्छी बात कही है, अच्छी पकड़ है। Where has the bird not been, ध्यान दीजिए, the sign of negation comes just after subject। ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बताइए? साइन ऑफ निगेशन, और उसके बाद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, दैट इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। और इनिशियल पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज फॉलोज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद में ही जो सहायक क्रिया का प्रथम मॉडल है, मॉडल ही होते हैं सहायक क्रिया, अभी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं कि नहीं? जी हाँ, तो ध्यान दीजिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। दैट इज इनिशियल पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कुछ लोग तो वेयर बर्ड भी बोले हैं, उन्होंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद सीधा ये रख दिया, जबकि कभी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वेयर, हु, ये सब है, डू लगता है, डस लगता है। यहाँ जिन्होंने लिखा हो, देखो यहाँ लिखा था कि नहीं, सीधा आया क्या? सब्जेक्ट नहीं आया ना, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये क्या लिखते हैं बताइए, ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो 14 तरीके के प्रोनाउन होते हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, जो बताया था शुरू में आपको, उनमें से एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आया? दैट इज इनिशियल पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। एक बार फिर से पूछेंगे, हैज बीन फ्लाइंग। इस सेंटेंस को पूरा करो हमको। Where has the bird not been flying? चंद्रशेखर पूरा करो। Since 2 o'clock. Since 2 o'clock। ठीक है, नाउ अब जरा ध्यान दीजिए, चिड़िया 2 घंटे से कहाँ नहीं उड़ चुकी है? और 2 आवर्स। सही है। मैं 2 साल से जोधपुर में, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, उड़ रही है, मैं 2 साल से जोधपुर में रह रही हूँ। बोलो। सिंस कहाँ से लगा? मैं 2 साल से जोधपुर में रह रही हूँ। और मैं 2 साल से कहाँ रह रही हूँ? मैं 2 साल से कहाँ रह रही हूँ? तुम यहाँ पे आ गई, समय दिया है और चलना। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। देखो, इन्होंने टेक्निकल बात कह दी दिया में, बहुत बड़ी बात है कि काम प्रेजेंट टेंस में पीछे से शुरू होता है लेकिन जारी रहता है। यानी इसकी इन्होंने पहचान बता दी। मैं 2 साल से जोधपुर में रह रही, यानी पीछे से शुरू किया काम लेकिन अभी भी जारी है, तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मैं 2 साल से कहाँ रह रहा हूँ? देखो, वेयर के बाद इन्होंने ये समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब करना। बहुत अच्छा। वेयर हैव आई बीन लिविंग फॉर 2 years। वेयर के बाद हैव लगा दिया अमन ने, और फिर आई बीन लिविंग फॉर 2 years। समझ आया? देखो दिव्या, मैं 2 साल से कहाँ नहीं रह रही हूँ, तो आंसर आएगा नेपाल में। तो मैं 2 साल से कहाँ नहीं रह रही हूँ?
अब ध्यान दीजिए, इतनी बात तुमको समझ में आ गई, चारों चीज। नाउ खाया, खाया, पिया, गया, सोया, देखा, जो ये चीज है पास्ट टेंस है। तो मैंने ये काम कल किया, यस्टरडे आई वेंट टू। तो इसमें बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी चंद्रशेखर? बहुत अच्छा बता दिया, आप भी बोलो अंकुर। बोलो पास्ट इंडेफिनिट में उन्होंने बताया, आप भी बोलो, आप बोलो अमन। डिड। तो जैसा इन्होंने बताया डिड आएगी। अब आगे ध्यान दीजिए, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फॉर्म है सेकेंड। डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। डिड लगने पर, डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। चलो अर्चिता, मैं गया, मैं नहीं गया। I went, I did not. I did not. I went, I did not go. Now, सिकंदर ने भारत जीता और सिकंदर ने भारत नहीं जीता। अलेक्जेंडर, Alexander won India. Alexander did not win India. सही। देखो वन और विन का ही अंतर, इसमें हमारे मार्क्स बहुत जाते हैं, डिड वाले क्वेश्चन में बहुत चले जाएंगे, ठीक है। और जब भी अगर मान लीजिए आपका, ये तो बात समझ आएगी, प्रेजेंट टेंस में अगर आप बना रहे हो तो इनका यूज करना, ये ना करना कि कहीं तुमने हैज लगा दिया, वो बॉय हैज गॉन देयर, ही डिड दिस, ऐसा करने पे टीचर तुरंत काटता, कहता देखो प्रेजेंट से पास्ट में आ रहे फिर हैज में चले जा रहे हैं। जब तुम डिड का यूज करो तो हैड के साथ करो। समझ में आया? ये वाली लाइन चलेगी तो यही चलेगी, और जब हैज वाली चलेगी तो इस लगा सकते हो, ये आपस में मैनिपुलेशन होगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, रिया चिड़िया कहाँ नहीं उड़ी? Where did not the bird? नॉट कहाँ से आ जाएगा? अभी सब्जेक्ट आया नहीं, नॉट तुम पहले लगा देते हो। चिड़िया कहाँ नहीं उड़ी? Where did the bird not? वेयर डिड, तो बहुत अच्छी बात कही है कि चिड़िया कहाँ नहीं उड़ी। इतनी बात समझ में आ गई? तो वेयर डिड द बर्ड नॉट, क्या बताया? फ्लाई। चिड़िया कहाँ नहीं उड़ी? बात नहीं करो उससे। चिड़िया कहाँ नहीं उड़ी? वेयर डिड द बर्ड नॉट फ्लाई। ठीक है, अब आगे देखो, चिड़िया कहाँ नहीं उड़ रही थी? यहाँ पर क्या है? दैट इज खा रहा था। तो खा रहा था में क्या आ जाएगा बताइए? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज वर्ब। वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। और इसके अलावा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? दैट इज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये पूरा कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट में कंटिन्यू है वर्ब, ये पास्ट में था और ये फ्यूचर में रहेगा। सही है। तो अब जरा वाज वर्ब तो आपको मालूम है। तो मैं खा रहा था, तुम खा रहे थे, यू वर ईटिंग, वे खा रहे थे, दे वर ईटिंग। चिड़िया उड़ रही थी, चिड़िया उड़ चुकी थी। वो आ गया। चल, सो इट वाज, वाज वर्ड लगता है, आएंगे लगता है, ठीक है। दैट इज बर्ड वाज फ्लाइंग। और दूसरा क्या है कि दे वर गोइंग। कितनी बात समझ आ रही है? आगे की बात देखिए, दैट इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस बताने में अर्चिता हिचकिचा क्यों रही थी? क्योंकि ये कभी अलोन यूज ही नहीं होता। ये हम लोगों ने 8th में पढ़ लिया। देख लो, जा चुकी थी, ये कब होता है? ये टेंस किसके साथ यूज होता है?
It is the tense, it is known as earlier past. It is used along with past. ये किसके साथ यूज होगा? अब जरा देखो कि जा चुकी थी, इसकी हेल्पिंग वर्ब बताओ. हेल्पिंग वर्ब हैड है और वर्ब की कौन सी फॉर्म? इसको और क्या कहते हैं बोलो? अर्लियर पास्ट या रिमोट पास्ट भी कहते हैं. समझो इस चीज को. जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तभी इसका इस्तेमाल होगा. जब दो वर्ब होंगे तभी इसका इस्तेमाल होगा. कंपैरेटिव स्टडी होगा. डॉक्टर के आने से पहले, ये दोनों पास्ट में ही काम हुए हैं. मरीज मर चुका था. बोलो पहले क्या काम हुआ? पहले डॉक्टर आया कि पहले मरीज मरा? मरीज मर गया, बाद में डॉक्टर आया, तो ये अर्लियर पास्ट. इसमें कौन सा टेंस लगेगा? ये परफेक्ट लगेगा. अर्लियर पास्ट के लिए क्या बनाया बोलो? परफेक्ट. और डॉक्टर बाद में आया तो इसके लिए क्या लगाओगे? इनडेफिनिट. इसके लिए क्या लगाओगे? दोनों ही पास्ट में हुए, जो बाद में हुआ है सो इनडेफिनिट. समझ में आई? ये देखो अर्लियर पास्ट इसके लिए हमें. अब जरा इसका ट्रांसलेशन बताओ अर्षिता. The patient had died before the doctor reached there. The patient had died before doctor reached there. ठीक है. डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था. डॉक्टर के आने के बाद अमन मरीज मरा था. बोलो इसमें काम पहले क्या हुआ? तो अर्लियर पास्ट क्या है? डॉक्टर का आना अर्लियर पास्ट है. और ये सिर्फ पास्ट है. बनाइए जरा. डॉक्टर से तो नहीं बनना, बनता पीछे से ही. तो दोनों में तुम सेकंड फॉर्म लगा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? एक में जब तुमने बोला द पेशेंट डाइड ना, द पेशेंट डाइड आफ्टर के बाद बताओ. After the doctor had arrived. डॉक्टर के आने के बाद दिव्या मरीज नहीं मरा था. हाँ. सही. क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था? तो बहुत अच्छी बात. डिड के साथ डाइट लगा रही है. 5-6 नंबर लोग ऐसे गवाते, बट क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था? बाद में भी बोला. इन चीजों को समझो. ये पास्ट वाले में हेड लगा रही है, बड़ी बात है. बाद वाले में जब बाद में मरीज मरा और पहले कौन आया बताओ? तो अर्लियर पास्ट क्या हुआ? तो पेशेंट में हेड लगाना चाहिए था, इनको नहीं लगाना चाहिए. बाद वाले सेंटेंस जब बाद की बात होती, बाद में मरीज मरा, यहीं से ही समझ में आ रहा है. बाद में क्या हुआ? मरीज मरा. और पहले क्या हुआ? मरीज मरा. इस वाले सेंटेंस इसमें पहले मरीज मरा, इसमें बाद में मरीज मरा. तो पहले का काम ये है कि नहीं? तो तुम इसे कैसे बनाओगी कि क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था? Did the patient? हाँ. डॉक्टर हेड कम, बहुत अच्छा, कम लगेगा. ठीक है. मैंने पास होने के बाद पार्टी की. जब मैं बात बोल रहा हूँ तो जो बाद वाला है वो अभी अभी हुआ. पास में पहले हो गई. अब बताओ, मैंने पास होने के बाद पार्टी की थी. या मैंने पास होने के बाद मजे लिए थे. एंजॉयड से बना लो.
सही है। तो मैंने पास आई एंजॉयड हो सकता है, ठीक है। सो बात समझ में आ गई। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी। बोलो अमन, तुमको ये पता चल रहा है ना बाद में क्या हुआ? जो बाद के बाद है वही तो बाद में हुआ होगा। हाँ बोलो। अच्छा अंकुर आप बोलो। ये तो इस पे हेड लगा रहे हैं, जबकि गाड़ी बाद में छूटी है, मैं पहले पहुंचा हूं। जो चीज पहले उसके साथ हेड लगना चाहिए कि नहीं? हाँ, बोलो। जो पहले हुआ है उसमें हेड लगाओ, जो बाद में हुआ है उसमें ये लगाओ। बाद वाला ये है और पहले वाला बोलो। बोलो त्रिशूल। डिड नहीं बनता, ये कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, निगेटिव नहीं। डिड क्यों लगा रहे? काशी, दिव्या, अर्चिता। The train मेरे स्टेशन। The train departed after I had reached the station। एक सेंटेंस और बता दो ताशी। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी नहीं छूटी। फिर से बोलो। द ट्रेन डिपार्चर क्या होता है? वो तो नाउन हो गया। बोलो। डिपार्ट होता है, डिपार्ट, डिपार्टेड, डिपार्टेड। तुम क्या कहना चाहते हो? डिपार्ट होता है और डिपार्टेड, डिपार्टेड। डिपार्ट बोलना चाहते हो? अब अगला देखो, इतना पता चल गया। अब यहां पर होता है 2 घंटे से उड़ रही थी। चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही थी, फिर थक कर बैठ गई, फिर एक बाज आ गया और उसने उसको दबोच लिया ना। चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही थी। अमन, इस द बर्ड, बात नहीं करो। द बर्ड हैड बीन लगेगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन इसकी सहायक क्रिया है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। क्या तुम 2 घंटे से सो रही थी? Had you been sleeping for 2 hours? ठीक है। क्या तुम सो रही हो? क्या तुम सोती हो? क्या तुम सोई? क्या तुम सो रही थी? क्या तुम सो चुकी हो? सो चुकी हो है, तुम चुकी हो ना, चुका चुकी है ना। अच्छा बता रही हो। अब जरा देखो, देखिए आई और ईट, आई और ईट पे सेंटेंस बनाओ अर्चिता। I eat. I am eating. I am eating. I have eaten. I have been eating for 2 hours. So Thursday. I ate. I was eating. I had eaten. I had been
यस्टरडे के साथ सीज क्यों लगा रही हूँ? क्या आएगा फॉर? फॉर आएगा, टुमारो या यस्टरडे समय, ये अनिश्चित समय, समझ में आ गई? ओके, अब तुम नॉट के साथ दिव्या बनाओ। बोलो, हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाओ ना, हंसने से क्या होगा? अभी इंट्रोगेटिव बना रहे हैं उसको। I am not eating. I have not eaten. हाँ, I have been not eaten. बी नहीं लगता, उसके बीच में नॉट लग जाता है। आई हैव Not been eaten. नॉट बीन, Two hours. नॉट बीन, Eating for 1 hour. हाँ बोलो, I did not eat. I was not eating. I had not eaten. I had not been eating since morning. सिंस मॉर्निंग से। अब क्या लगा के बनाओ कि क्या मैं खाता हूँ? Do I eat? Am I eating? Have I eaten? Have I been eating for 2 hours? Did I eat? Wasn't I eating? नॉट पहले नहीं लगाओगे, ये अमेरिकन इंग्लिश। अगर नॉट लगाना भी चाहते हो तो आई के बाद ही नॉट। Was I not eating? Had I been eaten? यहाँ भी नहीं है। Had I eaten? हाँ, Had I been eating for 2 hours? बहुत अच्छा। इसके आगे अर्चिता यहाँ वाला बताओ। I will go. I will be going. I will have gone. आई विल हैव बीन गोइंग, ठीक है? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, फिर हम आगे चले। ओके ना, देखो, दैट इज फ्यूचर। फ्यूचर में मैं जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। कल मैं 7 बजे स्कूल जा रहा होऊंगा, कंटिन्यूअस टेंस, जा रहा होऊंगा। कल मैं 7:20 पे स्कूल जा चुका होऊंगा, जा चुका होऊंगा, काम कंप्लीट हो चुका होगा कल, ठीक है? और 2 घंटे से, कल मैं 2 घंटे से स्कूल में सो रहा होऊंगा, दैट इज 2 घंटे से सो रहा होऊंगा। अब ध्यान दीजिए, दैट इज विल शैल, 2 चीज आती है। विल लगता है सबके साथ, शैल सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, और ये अदर्स। अब ध्यान दो, अगर मैं कहता हूं आई शैल गो, तो मैं स्कूल जाऊंगा, नहीं भी जा सकता हूं। लेकिन अगर मैंने कह दिया आई विल गो, इसका मतलब चाहे आंधी आए तूफान, मैं तो स्कूल जाके रहूंगा। इसके साथ होने पे इट इज श्योर, डेट श्योर दैट आई विल गो टू स्कूल। समझ में आया कि नहीं? अगर मैंने तुमसे कह दिया यू विल डू इट, इट इज ए काइंड ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क। अगर तुम नहीं करोगे ना, खंजर देखी है, इट इज ए काइंड ऑफ, अगर तुम आप किसी से कह दो कि यू शैल डू इट, ये यू है, यू के साथ विल लगता है, लेकिन यू के साथ तुमने अगर शैल लगा दिया, इसका मतलब है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। हम आई एम हियर टू सी दैट वेदर यू आर डूइंग और नॉट, ये चीज़। तो अगर क्रॉस में लगाते हो तो वो कंपल्सन हो जाता है, सही है? इतनी बात है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि आई शैल गो, हाँ,
आई विल को लिख के तो अलग हो जाएगा अगर उसमें हो जाता है until you are confirm। और लोग आजकल ऐसे हो गए, लोग क्या अपने वादों पे रहते नहीं हैं। मैं ये कर दूंगा, आई विल डू इट, और फिर जैसे ही चुनावी मैनिफेस्टो में आई विल हो जाता है, अब चुनाव जीतने के बाद वो शैल बना देते हैं इसको। आई विल डू दिस फॉर द नेशन, आई विल, चर्चिल बोला करता था, और जैसे ही जीता आई शैल डू इट। समझ में आ गई कि नहीं? अब आगे देखो कि अगला देखिए, दैट इज ब्रिटेन का एक लीडर था चर्चिल, उसका नाम बहुत फेमस है ना, विंस्टन चर्चिल। अब आगे देखो, जा रहा होऊंगा, विल बी, शैल बी, और वर्ब की जैसे चल रही है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं स्कूल जा रहा हूँगा, एम कहाँ से लगा? शैल भी लगाओ, ग्रामर है तो शैल भी। गोइंग टू स्कूल टुमारो, इतनी बात समझ आ गई? मैं जा चुका हूँगा तो इसका मतलब क्या होगा? विल हैव और शैल हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। अब तो बताओ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई शैल हैव गॉन। ठीक है, आई शैल हैव गॉन। अब देखिए, आपके आधे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो इसी से आ जाते हैं कि आई के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा। समझ में आएगी नहीं? किसके साथ क्या लग रहा है, यही तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। तो आधी हेल्पिंग वर्ब तो यहीं से मिल गई नहीं, आधी का हम अलग से दिखाएंगे। देखिए, वह 2 घंटे से सो रहा होगा, सो इसमें क्या होगा? विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रिया, वह 2 घंटे से सो रहा होगा, ही के साथ भी शैल लगाती हो। मैं लिख देता हूँ, शैल किसके साथ लगता है? आई और बी के साथ, और इनके साथ अदर्स। अब बोलो, अब नहीं गलती करूँगी। क्या वह 2 घंटे से सो रहा होगा? डिड, वहाँ पर लंदन किराया लिया था कि सीधा पहुँच गए, ऐसे बिना टिकट के पहुँच जाते? कुछ भी नहीं लगा सकते हो ना, टेंस इसीलिए होते हैं, जो स्टेट ऑफ एक्शन है उसके आधार पर होता है। हाँ बोलो, अंशु प्रिया। हाँ, बहुत अच्छा होता है। क्या वह 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा? अब नॉट भी इंट्रोड्यूस करो इसमें। अच्छा इंट्रोड्यूस, हैव के बाद नॉट, बहुत अच्छा। सर इसमें ही के साथ हैज भी लगेगा। हैज कहाँ से लग जाएगा? इससे ऊपर वो है। ये हैज है, ये हैड है, ये हैज नहीं लगता इसमें, ये हैव भी नहीं चलता। ठीक है, बुक दिखा, सब ऐसे ही चलता है। हाँ, तो ये हैव भी नहीं लगता। ठीक है, विल हैज बीन कहाँ लगता है? इतनी बात समझ आ गई? अब आगे जरा देखो। नाउ let us come to subject verb concord। यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब जैसे देखो, सब्जेक्ट क्या है और इसके साथ क्या लगेगा, हम इसी पर देखना है। तो देयर इज लिटिल मिल्क इन ग्लास, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन ग्लास।
There is the little milk in glass. इन तीनों में क्या अंतर है? There is, ठीक है, less money in my pocket. There is a less money in my pocket. Or there is the less money. There is little milk in glass. बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है बिल्कुल अभी नया नया खरीद के लाए, इसमें तो मिल्क डाला ही नहीं है। लिटिल मिल्क का मतलब क्या होता है? नो मिल्क। देयर इज लिटिल मिल्क, देयर इज वेरी लेस चांस ऑफ बीइंग मिल्क, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन ग्लास। समझो इस चीज को मैं बता रहा हूँ, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन ग्लास, वॉट एवर मिल्क इज देयर इट इज इनसफिशिएंट, मतलब वो कम है। देयर इज अ लिटिल मिल्क, ओके, तो मिल्क इज देयर, लेकिन वो कैसा है? मिल्क इज इनसफिशिएंट। अब जरा अगले को समझो, द लेस मनी विच आई हैव इन पॉकेट इज सफिशिएंट फॉर यू, यू कैन परचेज 10 बिल्डिंग्स। द लेस मनी, वो कम पैसा जो मेरी जेब में है, समझो इस चीज को। द मनी, द लिटिल मिल्क विच इज इन ग्लास, जो थोड़ा दूध इसमें है, इट कैन क्वेंच द थर्स्ट मोर देन डजन्स ऑफ पीपल। ऐसा चमचा था महुए में जामे 9 मन दाल अमाए, ऐस खवैया महुए वाले 9 चमचा जाए उड़ाए। आला उदर की कहानी है। ऐसा चमचा था कि उसमें 9 मन दाल आती थी। 1 मन 40 किलो का होता है, 360 kg एक चम्मच में दाल आती थी, और खाने वाले ऐसे लोग थे 9 चम्मच दाल खा जाते थे। तो फिर से समझो, द लिटिल मिल्क का क्या मतलब है? द लिटिल मिल्क इन द ग्लास इज सफिशिएंट फॉर यू, ये इनसफिशिएंट, इट इज सफिशिएंट, इट इज नो। बोलो बात समझ आ गई? इस चीज को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। मिल्क इज सफिशिएंट। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। ऐसे मनी के बारे में भी आप समझ सकते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। ओके, चलिए, धीरे धीरे करके हम लोग सब एक्टिव ऐसे सीख लेंगे। जितना जितना यहाँ बताया जा रहा है वो आप सीखते जाएंगे। तो माई एज वेल एज का प्रयोग देखिए, एज वेल एज माई पेरेंट्स, एज वेल एज आई रूइंड, हम बर्बाद हो गए। तो ये बताइए कि जब दो चीज जुड़ती हैं तो यहाँ जो वर्ब आएगा वो किस हिसाब से आएगा? यहाँ वॉज लगा दें या वर्ब? बोलो किस हिसाब से, रूल बताओ। एज वेल एज आने पर जो यहाँ वर्ब आएगा, इट विल बी गवर्न्ड बाय द फर्स्ट सब्जेक्ट, इसके द्वारा गवर्न्ड होगा। तो मान लीजिए ऐसा हो तो यहाँ वर्ब लगाना, और अगर मैं ये लिख दूं आई एज वेल एज माई पेरेंट्स, तब क्या हो जाएगा? तब ये जो इसके हिसाब से गवर्न हो रहा है, तब फिर वॉज रूइंड, ठीक है। माई सूटकेस एज वेल एज इट्स बिलोंगिंग्स वर लूटेड और वाज लूटेड। तो माई सूटकेस, तो माई सूटकेस तो सिमिलर है ना, माई सूटकेस एज वेल एज इट्स बिलोंगिंग्स। वाज इसके हिसाब से हो रहा है लूटेड। अब देखो he
सेकेंड, अगर तुम, मैं और वह मेला गए, इसका ट्रांसलेशन बताओ अर्चिता। If you, I, and he go to the fair. ये सही करें, मेला गए। इन्होंने 231 का रूल लगाया, यही चलता है जो ये लगाना कि 231 रूल। जैसे इन्होंने कहा यू, बहुत अच्छा बताया, और यू के बाद इन्होंने ही बोला, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि थर्ड पर्सन लगाया। तुम गए, अब हो गया बाद में, हम भी मेला गए, लास्ट में हम आता है, भी मेला गए। तुम सबसे पहले हो क्योंकि तुमसे हम बात कर रहे हैं, तुम वो सब और हम मेला गए। समझा? तो कौन सा रूल चलता है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ठीक है। लेकिन एंड आने की वजह से हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, एम ना लगाना। व्हेन एवर देयर इज ए कंजंक्शन ऑफ एंड, विच प्लूरल इज यूज्ड? वर्ब इज यूज्ड। तो ठीक है, यहाँ चूंकि गए हैं, अगर मैं कहूँ मेला जा रहे हैं तब कैसे होगा? बोलो, यू, ही एंड आई। बोलो गोइंग टू मेला, तो मुझे क्या लगा देना चाहिए? बोलो, आर लगा दें कि इज लगा दें? एंड कंजंक्शन पर, एंड कंजंक्शन होने पर प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आर लगाऊं, इज लगाऊं कि एम लगाऊं, इससे तो इमीडिएट से कोई मतलब नहीं होता इसमें। ये एज वेल एज वाला रूल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बताइए? सही है। और ये तुम समझ गए, सेकंड पर्सन फॉलोड बाय थर्ड पर्सन फॉलोड बाय फर्स्ट पर्सन। आगे देखिए कि आइदर और का यूज, आइदर ही और यू, या तो वो और या तुम शातिर हो, आर कल्प्रिट और इज कल्प्रिट। बोलो दिव्या, ठीक है। अब देखो, ऐसा समझो कि या तुम, सुनो मेरी बात तब तुम बोलना। जब अगर तुमको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड देखना है तो मेरी एक लाइन सुन लो, उसमें तुम्हारा सब सही होता है। या तुम या वह आ रहा है कि आ रहा है? बोलो, इसी से तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि क्या लगना चाहिए? या वह या मैं हरिद्वार जा, कोई एक ही तो जाएगा, मैं ना लो, तुम सिंपल में लो ना। या राम, राम या सीता हरिद्वार जा रही हैं कि है? इसी से पता चलता है सिंगुलर कहाँ लगेगा। तुम हिंदी में बना के देख लेना। मेरा सूटकेस इसके सामान के साथ चोरी हो गया है कि हो गया है? हिंदी में बता लो, व्याकरण बदलती ही नहीं है। मेरे सामान सूटकेस के साथ चोरी हो गए हैं। हिंदी जिसको आती इंग्लिश गलत कर ही नहीं सकता। बोलो, बात नहीं समझ आई? मेरे सामान पहले लगा दो तो तुम हिंदी में क्या बोलते? बोलो, मेरे सामान सूटकेस के साथ चोरी हो गए हैं। मेरा सूटकेस सामान के साथ चोरी, इंग्लिश हिंदी बना के इंग्लिश पढ़ो। बोलो, बात समझ आएगा कि नहीं? तो मैं, तुम, वह और मैं मेला जा रहा है कि है ना? समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ बताओ, आइदर ही और यू आर कल्पिट या इज कल्पिट। बात समझ आ गई? जब दो लोगों की बारी आएगी तो क्या होगा? अगर आइदर और से होगा तो एक से बोला है, एक ही बोला है। तो देखो, इसको देख लें। अगर या तुम या वे, या तुम या वे गुनाहगार, ऐसा कोई सेंटेंस होगा देख लें। क्योंकि हिंदी में बनाने में तो ऐसा लग रहा है जैसे हैं आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? बट इसमें बुक में लिखा है आइदर और होने पर सिंगुलर वर्ब, ऐसा फ्लैटली लिखा है। बाकी अब प्लूरल में देख लेंगे, अभी देखेंगे तो थोड़ा सा। इसमें क्या लिखा है बुक में? आइदर और होने पे, नाइदर नॉर, ना तुम ना रिया कल्प्रिट हैं। नाइदर रिया इज कल्प्रिट, इज लगेगा तो नाइदर नॉर, आइदर और इन सभी के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा?
सिंगुलर। बात समझ में आ गई? अभी करके देख लेंगे, ग्रामर हिंदी की भी बना के देख लेंगे, समझ आएगा। कौन कौन के साथ बताइए? आइदर और हो, और किसके साथ बोलो? नाइदर नॉर, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब, और लगे तो भी सिंगुलर वर्ब, ओके, और नॉर लगे, सो इन सभी के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर। सो आइदर ही और यू इज कल्प्रिट। तुम में से कोई अपराधी नहीं है। अगला देखें, दैट इज शी और हर सिस्टर, हर सिस्टर इज प्रेजेंट देयर, और आर इज वो या उसकी बहन वहां उपस्थित है। हिंदी में रहा, ओके। अब जरा देखिए, अब इनकी भी बात आ गई कि अब ये देखो, यहां पर टेक्निकल एक इधर आ गई, इस सेंटेंस को ठीक कर। अगर ये दोनों सेम पर्सन है तब सिंगुलर लगेगा, और अगर डिफरेंट पर्सन्स हैं तो जो बिल्कुल नियरेस्ट होगा उससे ये गवर्न्ड होगा। ये डिफरेंट पर्सन्स हैं, क्या ये सेकंड पर्सन है और ये कैसा है बोलो? फर्स्ट पर्सन। तो या वो हो या तुम गुनहगार हो, क्योंकि ये डिफरेंट पर्सन हो। बात समझे? अगर ही और हिज फ्रेंड होता तब इज लगता। समझ में आया? तो यहाँ अगर पहले आप लिखो हिज फ्रेंड तो ऐसा हो जाएगा, अब एक और बना दे तो पूरी बात हो जाएगी। फ्रेंड इज गिल्टी, तो यहाँ दोनों कौन से पर्सन है बोलो? थर्ड पर्सन, और यहाँ भी क्या हो गया? थर्ड पर्सन। लेकिन अगर डिफरेंट पर्सन आ जाएंगे तो जरा देखिए कि आइदर शी और आई, ऐसे में ये थर्ड पर्सन है और ये क्या है बोलो? फर्स्ट पर्सन। दोस्तों आपको 231 का रूल तो लगाना ही लगाना है। आई पहले नहीं लिख सकते हो क्योंकि वो रूल भी है, लेकिन उस रूल के होते हुए आई बाद में आ रहा है। इफ देयर आर टू डिफरेंट पर्सन देन द वर्ब विल बी गवर्न्ड बाय द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ओके, बोलो, ये बात समझ आई? यहाँ आप क्या लिखते बोलो गिल्टी के लिए? रिया तुम बताओ तो मुझे पता चले, समझ में आया है। इसके द्वारा फिर से समझो, आइदर शी और यू, एक और रिया बता दो तो मुझे और पता चले। क्योंकि दो डिफरेंट पर्सन है तो क्या हो जाएगा? अगर ये होता आइदर यू और आई, मैंने 231 रूल को कहीं वायलेट नहीं किया है। यहाँ भी देखो 3 के बाद 1, यहाँ 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, वही रूल चल रहा है। यहाँ क्या लिखूं? एम आ गया कि नहीं? सो इफ देयर आर टू डिफरेंट पर्सन्स along with either or, the verb will be governed by nearest subject. तो सर इसमें फिर प्लूरल वाला भी हो गया ना? प्लूरल का भी मैं बता रहा हूँ। प्लूरल अगर है तो वो थर्ड पर्सन ही है, तो थर्ड पर्सन में फिर ऐसे में कुछ नहीं होगा। अभी वो भी एक सेंटेंस दिखा रहा हूँ, उसमें उसने कहा अगर दोनों थर्ड पर्सन है तो आइदर और में सिंगुलर वर्ब। सर ओके, हाँ बोलो। सर आइदर शी और आई के बाद आपने क्या लिखा है? आइदर शी और आई एम गिल्टी, ये क्या है? अब अगला देखो, चलो अगला देखें कि एक और चीज लिखी है, अगर प्लूरल होगा जैसा ये अर्चिता बोल रही है तो आइदर ही और हिज कंपेनियन है तो इज गिल्टी, और हिज कंपेनियंस है तो आर गिल्टी। ये सेंटेंस इसमें लिखा है कि दोनों केस ले लिए हैं कि आइदर ही और हिज कंपेनियंस वर गिल्टी,
और जब एक एक है सिंगुलर सिंगुलर तभी है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए तो क्या हो जाएगा, समझ आए नहीं? प्लूरल होने पे फिर प्लूरल करेंगे। ओके, या वो या उसके साथी चोर हैं, तो वैसा बनता भी है। हिंदी में भी तुम बनाओगे तो कैसे बनेगा, ठीक है कि नहीं? अब देखो, ना तुम ना तुम्हारी साथी चोर है, सही है? सो अगर ईदर, नीदर, ईच, एवरी और एवरीवन आए, इन सभी में हर पॉइंट देखो, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, एवरीवन, इन सब के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ईदर देखो, ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स, उन दोनों में से एक भाई अपराधी है, तो अपराधी है होगा कि हैं? इन दोनों में आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज गिल्टी, इज होगा कि नहीं? तो आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज, नीदर ऑफ द टू ब्रदर, उनमें से कोई भी भाई चोर नहीं है, ऑफ द टू ब्रदर्स इज गिल्टी, ठीक है? अब जरा देखो, दो अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं कहूं, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि एवरी वन ऑफ यू विल गेट स्वीट, ऐसा नहीं कह सकता। मैं यहाँ पे बोलूंगा तो बोलूंगा ईच वन ऑफ यू। अगर मैं सबको पर्सनली जानता हूँ, दो दो बातें सबके बारे में जानता हूँ, तो ईच लगाऊंगा। और एवरी कब लगाया जाता है? जब लोगों की संख्या अनसर्टन हो। एवरी वन ऑफ द नेशन शुड रिस्पेक्ट द नेशन, मालूम ही नहीं कि हमारे देश में कितने लोग, तब एवरी वन लगता है। ईच तभी लगेगा जब फॉर एवरीबडी यू आर नोइंग, ठीक है कि नहीं? सो ईच पर्सन ऑफ द पार्टी हैज टेकन स्वीट, जब तक तुम श्योर ना हो जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं ये कह दूं एवरीवन हैज टेकन स्वीट इन पार्टी, इसका मतलब इसको पता नहीं, दूसरे से पूछो, ये ऐसे ही जो है लफाजी कर रही है ना? ऐसे बोला जाता है कि नहीं? अगर एवरीवन कब है? जब तुमको मालूम ही नहीं पार्टी में कितने लोग आए, तुम भी एक गेस्ट ही थे। ईच तब लगाना कि तुम काउंट कर लो कितने हैं, तुम्हारे पास स्वीट कितनी। तो अब जरा देखिए, इसका मतलब क्या है कि ईच, अब देखिए, ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास, अब इसमें क्या लगेगा? इज ऑनेस्ट की आर ऑनेस्ट? इस कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी ईमानदार है कि ईमानदार है? तो है होने की वजह से क्या लग जाएगा? ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज ऑनेस्ट, ठीक है? एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज, अब उसके बारे में भी कुछ कहा जा सकता है, ठीक है? ओबे द लॉ, ही ओबेज द लॉ। बोलो, हाँ बताइए, सिंगुलर वर्ब लगाइए प्लूरल। एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री, ठीक है, ओबेज, क्योंकि इसे सिंगुलर वर्ब कहा गया है। तो जैसे डज होता है, जैसे प्लेज, ईट्स, तो सिंगुलर की तरह यूज करोगे कि नहीं? सो ओबेज। प्रत्येक व्यक्ति देश का नियम मानता है कि मानते हैं? अब मानता है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर का वर्ब लगाओ, सही है? आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स मेक्स एन ईडियम और फ्रेजेस, तो जैसे ब्रेड एंड बटर, अर्निंग, इसको कमाना, जैसे ब्रेड एंड बटर एक साथ आता है। राइस एंड करी, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो एक साथ आके ईडियम फ्रेजेस बनाती है कि नहीं? ब्रेड एंड बटर को रोजी रोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वहाँ ब्रेड और बटर से लेना देना नहीं है। तो ऐसे केस में इफ टू सब्जेक्ट एक्सप्रेस द सेम मीनिंग या कंबाइनली गिव सम मीनिंग, then it is considered as a singular subject। उसे क्या माना जाएगा? दो नहीं माने जाएंगे कि एंड लगाए तो मैं इसके हिसाब से चलूँ, कंजंक्शन से नहीं मतलब है। तो ब्रेड एंड बटर के लिए जैसे बनाए, इफ
subjects combinedly express ठीक है one meaning, तो singular verb is used, singular verb is used. जैसे कि slow and steady wins the race कि win the race, बोलो win क्यों बोल रहे हैं? slow and steady ये कछुए के लिए कहा गया है, तो वो wins, धीरे धीरे काम करो लेकिन लगातार करो तो तुम्हारी हमेशा जीत होगी, इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं, विंस द रेस। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये एक सिंगल मीनिंग है। ओके देखिए, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, आर नहीं बोला जाएगा, कई चीज़ों को मिला के मैं खा रहा हूँ वो एक ही माना जाएगा ना। तुम्हारी डिश में जैसे तुम कहो डोसा सांभर चटनी इज माई फेवरेट डिश, तीनों को मिलाए तब तो तुम्हारा फेवरेट हुआ कि सूखा डोसा खा लो, नहीं ना। तो दैट इज राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। ओके कभी कभी ऐसे भी होगा, द सेंट एंड फादर ऑफ नेशन। अब यहाँ पर हैज डाइड होगा कि हैव डाइड ऑन 31 जनवरी 19, क्योंकि वो दोनों महात्मा गांधी हैं, द सेंट एंड फादर ऑफ नेशन। और फिर उसके बाद और भी कोई कुछ भी बोल सकता है उनके बाद, दैट इज द पर्सन हु हैज गिवन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। ये सब एक ही के बारे में कहा जा रहा है। If many things addressed to the same person, then a singular verb is used. Okay? That the statesman and philosopher, जो कि विलियम शेक्सपियर थे, तो वहाँ पर भी हैज लगाना पड़ेगा, हैव तो नहीं लगेगा ना, उन्हीं के बारे में बहुत सारी चीज़ें, उन्हें इलस्ट्रेशंस डेकोरेशंस दिए जा रहे हैं, तो कैसे कहा जाएगा? So, if many adjectives are referring to same person, मैनी जो भी चीज कहा जाए, नाउन रिफर टू सेम पर्सन, द सेंट एंड फादर ऑफ नेशन, हैज डाइड, हैज लगा। ओके फॉर फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स होंगी तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। 900 रुपीज इज ए बिग अमाउंट और आर ए बिग अमाउंट, क्योंकि फिजिकल यूनिट है, ठीक है। तो 900 रुपीज इज बिग अमाउंट। ओके इसी तरीके से 20 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, एस लगा होने के बाद भी इज लॉन्ग डिस्टेंस। देखो कुछ और चीजें हैं कि विद, अगर कहीं विद हो, टुगेदर विद हो, इनके साथ ये कंजंक्शन है, दो नाउन के बीच आ गए तो कंजंक्शन विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, या नो लेस देन आ जाए, तो ऐसे में क्या होगा? बिसाइड्स आ जाए, इन सब में सिंगुलर वर्ब होगा। चेक करो कि
सूटकेस टुगेदर विद इट्स आइटम्स। सूटकेस इसके सभी जो उसके चीजों के साथ चोरी हो गया कि चोरी हो गए, हो गया, ठीक आ जाएगा। सूटकेस सिंगुलर वर्ब आएगा, सूटकेस टुगेदर विद ऑल आइटम्स, ठीक है। सो विद ऑल आइटम्स वाज स्टोलन। माँ अपने बच्चों के साथ चोरी हो गई कि चोरी हो गई? अपने 4 बच्चों के साथ जा रहे, सब चुरा लिए गए। सो मदर अलॉन्ग विद, ठीक है, सिबलिंग्स वाज स्टोलन। छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने वाज स्टोलन। अब जरा देखो, दैट इज ही नो लेस देन यू। वो तुमसे कम अपराधी नहीं है कि नहीं है। ही नो लेस देन यू, वो भी कम शातिर नहीं है, तुमसे कम शातिर नहीं है कि है। इज गिल्टी और आर गिल्टी, इज गिल्टी क्योंकि सिमिलर लगेगा, नो लेस देन है तो क्या लगेगा? इज चाइना नो लेस देन पाकिस्तान इज कल्प्रिट। चाइना पाकिस्तान से कम कल्प्रिट नहीं है ना, इज कल्प्रिट। अब देखिए, मैथमेटिक्स कई ऐसा लगता है कि जैसे इकोनॉमिक्स हो गया। सो ये बात समझ आएगा। तो मैथमेटिक्स इज ए बोरिंग सब्जेक्ट की आर। सीजर्स इज ब्लंट की सीजर्स आर ब्लंट, ये ठीक है क्योंकि वहाँ पेयर है, वो दो चीजें बस पेयर से जुड़ी हुई है। ये ट्राउजर है तो ट्राउजर नहीं बोलते इसको, ट्राउजर्स, क्योंकि इसमें दो हैं। तो माई ट्राउजर्स आर डर्टी की इज। तो हमें ये पता करना रहेगा, मैं लिख के देता हूँ कि कौन कौन से हमेशा प्लूरल है, कौन कौन से हमेशा सिंगुलर, तुम उसके हिसाब से लगा देना। विच आर ऑलवेज सिंगुलर एंड विच आर ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। चेक करो, तो लेट अस राइट इट कि विच आर ऑलवेज सिंगुलर, उसके हिसाब से हमें लगा दिया जाएगा। अगर एक सॉक्स गुम है तब क्या बोलते हैं? फिर उसमें सिंगल लिखा जाएगा, जैसे ट्राउजर्स है, सीजर्स है तो पेयर में है। शू भी बोला जाता है, शूज भी है, दोनों चीजें हैं। तो अब देखो, मैं इसमें दिखा देता हूँ। ऑलवेज प्लूरल लिखो, क्यों, कौन कौन से ऑलवेज प्लूरल। जैसे कैटल, मवेशी, कैटल जानते हो, मवेशी चल रहे हैं तो कैटल आर ग्रेजिंग, प्लूरल के साथ प्लूरल लगाओ, ठीक है। आगे देखो, पीपल, पीपल इज लिविंग कि पीपल आर लिविंग, पीपल आर लिविंग। शूज, शूज आर डर्टी, ओके। अब देखो, ये जो है ना स्पेक्टिकल्स हैं, अगर मान लो फोकस वाले, पावर वाले तो स्पेक्टिकल्स होता है, नहीं तो गॉगल्स होते हैं। धूप के होते हैं तो गॉगल्स कह जाते हैं, और मान लीजिए लेंस के, पावर के तो स्पेक्टिकल, ये स्पेक्टिकल्स कह जाएंगे, ठीक है। और कई कई वो होते हैं कि एक ही में लगाते हैं, पहले वाले नहीं देखते थे, हरा पर्दा लगा लेते थे, जो दो डॉकू विलन लोग होते थे एक ही में चश्मा लगाते थे, तो वो मोनोऑक्यूल कहते हैं, एक ही आंख में लगाने वाला चश्मा। पहले मोनोऑक्यूल भी आता था, सीरियल में आता था, लेकिन अभी स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स हो गया। अब जरा देखो, ये सब इसमें आ जाएगा। वेजिटेबल इज फ्रेश और वेजिटेबल आर फ्रेश, हमेशा समझ लेना, वेजिटेबल के साथ आर, और फ्रूट इज, फ्रूट को सिंगुलर में रखा गया है और वेजिटेबल को किस में रखा गया है, प्लूरल में। तो लिखो वेजिटेबल, वेजिटेबल में सिंगुलर प्लूरल आएगा और वेजिटेबल्स में प्लूरल आएगा।
अगर जैसे बच्चों को सिखाया जाएगा, नाउ आई विल टेल माई बेबी अबाउट द वेजिटेबल्स नेम, दिस इज पोटैटो, दिस इज भिंडी, तब वेजिटेबल्स बोलते हैं। और जब तुम कहीं जाते हो तो वेजिटेबल शॉप है, समझ में आई बात कि नहीं, वहाँ बहुत सारी सब्जियाँ रखी हैं, तो ऐसे केस में जब एक एक तरह के सिखा रहे हो, फिश, समझ में आया, ये प्लूरली है। फिशेस तब है जब तुम कहोगे ये रोहू है, ये कटला है, ये मृगाल है, ये हिल्सा है, ये कॉमन कार्प है, ऐसे समझाओ बच्चों को, नाम बताओ, तब फिर बोलना फिशेस, जब अलग अलग नामों के साथ हो, जब उनके नेम में तुम्हारा कंसर्न। और सिर्फ वेजिटेबल लेना हो तो आर वेजिटेबल फ्रेश, यस मैम वेजिटेबल आर फ्रेश, ओके। नाउ अब जरा देखें, इसी तरीके से सीजर्स, सीजर्स में कैंची के दो वो होते हैं, सीजर्स, टॉन्ग्स, टॉन्ग्स तो जानते हो जिससे टेस्ट ट्यूब पकड़ी जाती है, ये जिससे दूध पकड़ा जाता है, टॉन्ग, पकड़, ठीक है। ट्राउजर्स, अब देखो ऑलवेज सिंगुलर लिखो, सिंगुलर कौन कौन सी चीज होंगी, फर्नीचर, अगर मैं यहाँ कहूँ कि माई फर्नीचर इज ओल्ड, जो क्लासरूम फर्नीचर, आर नहीं लगा जाए, फर्नीचर हमेशा इज है, फर्नीचर इज ओल्ड, हेयर इज ड्राई, ठीक है, माई हेयर इज ड्राई, यू कैन डू इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट ऑन इट। अब जरा देखें, फ्रूट, फ्रूट के साथ इज लगाना, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और आर करेक्ट, ठीक है। न्यूज इज, भले ही उसमें एस लगाओ, न्यूज, इंफॉर्मेशन, ओके। मशीनरी, तो मशीनरी के साथ भी ऐसे ही रहेगा। इनिंग्स, इनिंग्स के साथ भी सुंदर रहेगा। इतना ही रखिए आज के लिए। ये आराम ने क्लास किया, मैं वीडियो भेज दूंगा, उसमें और भी आगे का है तो देख लेना थोड़ा बहुत, ये पीडीएफ होगा तो पीडीएफ देखो। कुछ दे दें क्या आप लोग, पेपर दे दें, कुछ आ गए दे लो, 2 मिनट ये लो, नमन है, नमन, तनिष, ये लो, तनिष लिया, शिव शर्मा, चंद्रशेखर, त्रिशूल, अमन, मयंक, हर्षिता, काशी, दिव्या, सुजैन, अभिषेक, नमन, रमन, चंद्रशेखर, तनिष को ले लो, चंद्रशेखर, ये तनिष, काशी, शुक्रिया, 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 तनिष, अंकुर यादव, गरिमा, अमन, दोनों तो मोनोवैलेंट है, काशी, रिया,
अमन, विजय, अरविंद, 10 नहीं ऐसे नहीं। दिव्या, ये लो दिव्या, ये लो फुल वाले मैं नाम देता हूँ ये कौन है? काशी है क्या? तुम्हारी लाइफ किससे मिलती है काशी? ओके चलो आज तो नहीं बंद कल बदलेंगे आज ऐसा नहीं है। फुल वाले कौन है? एक में और दिखाओ इस वाले में और बोलो इधर चलो ये इसमें फुल है।